हेलो व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे नियर मिस रिपोर्टिंग के बारे में कि नियर मिस रिपोर्टिंग क्या होता है और नियर मिस रिपोर्टिंग इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है। हम नियर मिस रिपोर्टिंग क्यों करें इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें जब बेनिफिट्स पता होंगे तब उसके बारे में हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो नियर मिस रिपोर्टिंग का फॉर्मेट क्यों ज़रूरी है आज के इस सेशन में देखेंगे, और किस तरह से फॉर्मेट होगा एक एग्जाम्पल देख के भी हम देखेंगे। नियर मिस एक ऐसी चीज़ है जो आपको अलर्ट करता है। नियर मिस आपको ये बताता है कि आपके सिस्टम में कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते होते बचा। नियर मिस एक टाइप का इंसिडेंट है जब कुछ हो सकता था, यानी वो एक्सीडेंट में बदल सकता था, एक्सीडेंट हो सकता था, बट ड्यू टू शिफ्ट ऑफ टाइम या ड्यू टू शिफ्ट ऑफ पोजीशन एक्सीडेंट में वो रिज़ल्ट नहीं हुआ, बट ये नेक्स्ट टाइम ये एक्सीडेंट में बदल सकता है। तो इसलिए नियर मिस एक बहुत ही सीरियस चीज़ है जिसे हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझना चाहिए, इम्पॉर्टेंट समझ के उसके साथ डील करना चाहिए, और बहुत ही सीरियस इश्यू समझ के डील करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कभी ना कभी वो एक्सीडेंट में बदल जाएगा। नियर मिस रिपोर्टिंग का आपको इम्पोर्टेंस समझना है तो आप ये ट्रायंगल देख सकते हो। इसे फ्रैंक बर्ड या हेनरिच ट्रायंगल भी बोला जाता है। इसमें एक्सीडेंट रेशियो पे डेटा बनाया गया है। ये एक रिसर्च था जो कि फ्रैंक बर्ड और हेनरिच ने किए थे। इस रिसर्च में ये बताया जाता है, या इसका रिज़ल्ट में ये बताया जाता है कि जो रिसर्च से उन्हें रिज़ल्ट मिला उसमें सबसे ज़्यादा जो है इंसिडेंट पहले अकर हुए, इंसिडेंट्स या नियर मिस सबसे पहले अकर होते हैं। सबसे ज़्यादा नियर मिस अकर होते हैं, उसके बाद में 30 जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी डैमेज लिखा हुआ है, फिट एंड माइनर इंजरीज़ और 1 मेजर एक्सीडेंट। यानी मेजर एक्सीडेंट के पीछे बहुत सारे नियर मिसेस होते हैं। नियर मिसेस और एक्सीडेंट्स, माइनर एक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं एक मेजर एक्सीडेंट के पीछे। तो इसका मतलब ये है कि नियर मिस जो है, नियर मिस आगे जाके हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकता है और माइनर एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये रिसर्च हमें ये बताता है, और इसीलिए हमें नियर मिस रिपोर्टिंग करना चाहिए। नियर मिस क्या होता है? जिस तरह ह्यूमन बॉडी को कोल्ड और फ्लू हो जाता है, कोल्ड फीवर ये सब आता है, क्यों आता है? ह्यूमन बॉडी अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक डिटेक्शन सिस्टम भी लगा हुआ है और सप्रेशन सिस्टम भी लगा हुआ है। यानी मैं एंटीबॉडीज़ की बात कर रहा हूँ जो आपको अलर्ट करता है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। जब कोई फॉरेन पार्टिकल कोई बॉडी आपके बॉडी में जाता है तो उसको उसमें बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और कोल्ड और फ्लू होना शुरू होता है। कोल्ड, फ्लू, फीवर, ये सारे इंडिकेटर्स है, ये सारे डिटेक्शन सिस्टम जैसे आपके बॉडी में जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल को डिटेक्ट करता है, और आपको इससे पता चलता है कि यहाँ पे बॉडी में आपके कुछ इश्यू है। तो ये बताता है कि सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। उसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में नियर मिस भी कोल्ड फ्लू के जैसा है, कोल्ड फ्लू या फीवर के जैसा है, जो आपको बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम में, हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम में कुछ ना कुछ इश्यू है। अभी भी वहाँ पे रूट कॉज जो है उसको कंट्रोल नहीं किया गया है, या हज़ार्ड्स जो है उसको प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया गया है, इसलिए नियर मिस हो रहे हैं। तो इसे एक्सीडेंट में बदलने से पहले इसे कंट्रोल किया जाए तो वो बेटर होगा। चलिए, तो अभी हम नियर मिस और इंसिडेंट रिपोर्ट देखते हैं कि इसका कैसा फॉर्मेट होता है। अभी ज़रूरी नहीं है कि सारे कंपनीज़ का रिस्क ये इंसिडेंट रिपोर्ट है और नियर मिस फॉर्म है ये वैसे ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। इसको और सिंप्लीफाई भी किया जा सकता है या और कॉम्प्लिकेटेड भी किया जा सकता है। बट नियर मिस रिपोर्ट या नियर मिस फॉर्म या नियर मिस रिपोर्ट, जितना भी इसे सिंपल रखा जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, उतना ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि ऐसे प्रोसेसेस को अगर इजी बनाया जाए या सिंपल बनाया जाए तो वो रिपोर्ट करने में आसानी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हो प्रोजेक्ट टाइटल है, प्रोजेक्ट नंबर है, नियर मिस इंसिडेंट का टाइटल है, रिपोर्ट नंबर है, फिर नाम है जो कि उसको जो रिपोर्ट कर रहा है वो उसका नाम, कार्ड नंबर है उसका, कंपनी नेम है, लोकेशन है, डेट है, टाइम है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ हज़ार्ड है और जो जो रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड है उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। फिर करेक्टिव एक्शन, रूट कॉज एनालिसिस और डिस्क्रिप्शन, इसके बाद प्रिवेंटिव एक्शन।
तो इसमें यहाँ पे एक चेकलिस्ट दिया हुआ है जो इमीडिएट कॉज के बारे में बताता है कि इमीडिएट कॉजेज़ कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे आपको जो भी दिखते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट करोगे। स्टार्टिंग में यहाँ पे जो टाइप ऑफ हज़ार्ड दिया हुआ है, जैसे कि कोई भी हज़ार्ड की वजह से हुआ है तो आपको उसके बारे में लिखना है, यानी किस वजह से हुआ है। क्या वो हाइट वर्क की वजह से हुआ, क्या वो नियर मिस कन्फाइंड स्पेस वर्क के टाइम हुआ, उसके बारे में लिखना है। उसमें रिस्क कितना है, क्या रिस्क था, क्या होने वाला था, उसके बारे में लिखना है। करेक्टिव एक्शन क्या होगा, आप उसको करेक्शन कैसे करोगे उसका, वो चीज़। उसके बाद में रूट कॉज एनालिसिस। रूट कॉज एनालिसिस में आप देखोगे कि उसके रूट कॉज में क्या था, पर्सनल फैक्टर था, जॉब फैक्टर था, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर था, और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती है रूट कॉजेज़ में। तो रूट कॉज के बारे में आप थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दोगे कि किस वजह से हुआ, इसका रूट कॉज क्या हो सकता है, और इसके डिस्क्रिप्शन के बाद यहाँ पे आप प्रिवेंटिव एक्शन लगाओगे। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब रूट कॉज को अब जब सॉल्व करोगे तो वो अगली बार नहीं होगा, वो नियर मिस जो अभी हुआ था वो अगली बार नहीं होगा। सिर्फ करेक्टिव एक्शन लगाओगे तो हो सकता है कि वो फिर से हो। तो नियर मिस होते ही आप अगर इसमें करेक्टिव एक्शन लगाओगे, फिर रूट कॉज एनालिसिस करोगे, रूट कॉज फाइंड आउट करने के बाद जो आप रियल कंट्रोल मेजर लगाओगे उसको फिर से ना हो इसके लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तब वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व होगा। ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है। आप एक्सीडेंट तक का बात जाने ही नहीं देते हो। जैसे ही वहाँ पर नियर मिस हुआ, आपने उस पर एक्शन लिए और आपने सॉल्व कर दिया उस प्रॉब्लम को। तो इस तरह से प्रिवेंटिव एक्शन होता है। फिर यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ जो भी कंपनी का है, एरिया सुपरवाइज़र का, एरिया इंचार्ज का सिग्नेचर, वो सब। यहाँ पे कुछ चेकलिस्ट है, जो चेकलिस्ट दिए गए हैं यहाँ पर कि सब स्टैंडर्ड एक्शंस, सब स्टैंडर्ड कंडीशंस, जॉब फैक्टर्स और पर्सनल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि फेलियर ऑफ इक्विपमेंट, फेलियर टू सिक्योर समथिंग, फेलियर टू वार्न, और डिवाइस का इश्यू है था, या डिफेक्टिव इक्विपमेंट था, या इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ इक्विपमेंट था, पुअर हाउसकीपिंग। सब स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या आएगा, कंडीशंस। सब स्टैंडर्ड एक्शंस मतलब आप इसे अनसेफ एक्ट भी बोलते हो, और सब स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब आप इसे अनसेफ कंडीशन भी बोलते हो। तो दोनों में से क्या था, इसके पीछे का क्या रीज़न था, किस वजह से आपको क्या दिखा वहाँ पर, उसको आप मार्क करोगे यहाँ पे चेकलिस्ट पे कि वो अगर वहाँ पे अनसेफ एक्शन हुआ था तो अनसेफ एक्शन वहाँ पे क्या हुआ था, या अनसेफ कंडीशन था तो वहाँ पे अनसेफ कंडीशन क्या था, उस पर मार्किंग करोगे। जॉब फैक्टर्स वहाँ पे थे तो किस वजह से हुआ, जॉब किस जॉब फैक्टर्स की वजह से हुआ। फिर जॉब पर्सनल फैक्टर्स था तो किस वजह से हुआ, मतलब लैक ऑफ नॉलेज, इनकॉम्पिटेंसी, इम्प्रॉपर मोटिवेशन, या इनएडिक्वेट कैपेबिलिटी, जो कि लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी हो सकता है। तो ये सारे चीज़ों का आप बराबर से एक एक करके आप इसका इमीडिएट कॉज, रूट कॉज सारे निकालते हो और इस तरह से मेंशन करते हो। ये फॉर्म आपको हेल्प करेगा रूट कॉज से सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में, और ये हेल्प करेगा किसी भी एक्सीडेंट होने से पहले, आपके वर्कर्स को इंजरी होने से पहले, लाइफ लॉस होने से पहले, या प्रॉपर्टी डैमेज होने से पहले, या आपकी कंपनी को नुकसान होने से पहले नियर मिस ही बता देगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है और सॉल्व क्या करना है। तब ये इस फॉर्म के ज़रिए से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बिफोर एक्सीडेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इस फॉर्म के ज़रिए आप किस तरह से नियर मिस को रिपोर्ट कर सकते हो। इसके बारे में आपको लोगों को ट्रेनिंग देना है और बताना है कि नियर मिस रिपोर्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है। जब नियर मिस रिपोर्ट होना शुरू होगा उस पर ध्यान रखेंगे, उसके ऊपर आप प्रिवेंटिव एक्शन लोगे, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन, तब जाके आप आगे आने वाले एक्सीडेंट से बचोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी सेफ, कीप सपोर्टिंग अस, कीप लविंग अस। थैंक यू for so much of your support. Thank you.